अगले दिन से काम शुरू होता है। रामनिवास समय से आकर काम पर लग जाता है। वह हथौड़ा से लोहा पीटता है। गर्मी इतनी थी कि बार बार प्यास लग रही थी। ऊपर से चूल्हा के तपती आंच से दोनों का बुरा हाल था। उफ, इतना काम हमने कभी नहीं किया, दिन में भी और रात में भी। हाँ भाई, बस कुछ दिन की बात है। यह ऑर्डर हमारे लिए वरदान जैसा है। अगर सफल हुआ तो तुम्हें भी अच्छा मेहनताना मिलेगा। इतने औजार, सबकी माप अलग अलग, सफाई भी चाहिए, बहुत बारीकी से काम करना पड़ रहा है। हाँ, मैं भी समझता हूँ। चलो एक साथ लगें, कोई लापरवाही मत करना, वरना ग्राहक नाराज हो जाएगा और हमारा मेहनत भी खराब हो सकती है। ठीक कहा तुमने, मुझे भी अपना परिवार पालना है। अगर ये काम सफल हुआ तो हम सभी का भला होगा। हथौड़ों की आवाज से ऐसा प्रतीत होता कि मानो लोहे के साथ साथ वे अपनी उम्मीदों और सपनों को भी गढ़ रहे हों। कुछ दिन के बाद साहूकार रघुनंदन उधर से गुजरता है और देखता है कि माधव की दुकान पर काफी रौनक है। 2 लोग काम कर रहे हैं। उसके मन में एक शंका जन्म लेती है कि कहीं माधव जल्दी ही कर्ज उतार न दे तो उसका ब्याज का धंधा कम हो जाएगा। अरे माधव, ये इतनी भीड़ काहे इकट्ठी कर रखे हो? कोई नया धंधा तो शुरू नहीं कर दिया? नहीं साहूकार जी, वही पुराना धंधा है। बस एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है, इसलिए सहयोगी की मदद ले रहा हूँ। अच्छा, तो बड़ी कमाई होने वाली है। याद रखना, मेरा पैसे पहले याद रखना, ब्याज भी बढ़ गया है, भूलना मत। मुझे याद है साहूकार जी, काम पूरा होते ही आपका कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे पूरा पैसा चाहिए, वरना तुम्हें तो पता ही है मेरे पास कितने तरीके हैं पैसे वसूलने के लिए। जी मुझे सब पता है, मैं समय रहते ही आपका कर्ज चुका दूंगा। साहूकार इतना कहकर आगे बढ़ जाता है, पर जाते जाते उसकी नजर में एक अजीब सी क्रूर चमकती है। माधव एक पल के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन फिर वह अपने काम में जुट जाता है। शाम को बच्चों के चेहरे पर खुशी थी कि पिता को बड़ा ऑर्डर मिला है। पार्वती भी उम्मीद कर रही थी कि जल्दी ही घर के हालात सुधरेंगे। इधर साहूकार को यह बात हजम नहीं होती है कि माधव को बड़ा काम मिला है। वह सोचता है, अगर माधव यह काम पूरा कर लेगा तो उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा और वह मेरा सारा कर्ज एक ही बार में चुका देगा। तब मैं उससे ब्याज नहीं कमा पाऊंगा। मुझे उस व्यापारी से बात करनी होगी। इतना सोचकर साहूकार ने उस व्यापारी से मिलने के लिए उसके पास जाता है। अरे मोहनलाल, मैंने सुना है कि तुम माधव को बड़ा ऑर्डर दिए हो। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा ऑर्डर पूरा कर पाएगा? वह बहुत महंगा काम करता है और वह काम में फिनिशिंग नहीं दे पाता है। उसका काम बहुत खराब है। लेकिन साहूकार जी, मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है। वह काम अब तक तो शुरू कर दिया होगा। ये बात उसके लिए ठीक नहीं है। अरे मोहनलाल, वह काम नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें रेडीमेड औजार दिलवा दूंगा, वो भी सस्ते में। और रही बात माधव की, तो तुम चिंता मत करो। मैं माधव के पास जाकर उसे काम के लिए मना कर दूंगा और मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वहाँ से औजार मंगा लेना। साहूकार मोहनलाल को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब साहूकार गांव में आता है तो वह माधव से कुछ नहीं बताता है। इधर माधव का परिवार काम को लेकर बहुत खुश थे। अजी, सुना है कि आजकल काम अच्छा चल रहा है। हाँ, हम दोनों मिलकर दिन रात लगे हुए हैं। बस ईश्वर करे सब समय पर हो जाए और बढ़िया क्वालिटी में बन जाए। पिताजी, अगर आपकी कमाई अच्छी हुई तो क्या आप मुझे नई चप्पल दिला देंगे? हाँ जरूर बेटा, चप्पल ही नहीं, तुम्हें एक बढ़िया बैग भी दिला दूंगा और तुम्हारी बहन को उसकी पसंद के रंग वाली चूड़ियाँ। बच्चों, भगवान करे तुम्हारे पिता का काम सफल हो जाए, तब हम भी दूसरों की तरह थोड़ा चैन से जी पाए। हाँ, इस बार जरूर होगा। मैंने जी जान लगा दी है, काम पूरा जरूर होगा। माधव दिन रात एक करके काम करता रहा। कुछ ही दिनों में पूरा काम कर लेता है। डिलीवरी से ठीक एक दिन पहले काम लगभग पूरा हो चुका था। माधव और उसके साथी बड़े गर्व के साथ उन्हें देख रहे थे। कई दिन बीत जाने के बाद भी व्यापारी मोहनलाल सामान लेने नहीं आता है। सभी लोग यह देखकर चिंतित हुए। क्या हुआ जी? व्यापारी मोहनलाल अपना सामान लेने अभी क्यों नहीं आए? क्या बात है? आप जाकर पता क्यों नहीं करते? हाँ पार्वती,
मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कल जाकर देखता हूँ मोहन लाल जी अपना सामान क्यों नहीं ले जा रहे हैं। मेरी पूरी पूंजी इस औजार में लगा रखा है। अगर वह टाइम से अपना सामान नहीं ले गए तो हमें टाइम से पैसे भी नहीं मिल पाएगा। फिर हम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? हम तो रोड पर आ जाएंगे। माधव इतना कहकर व्यापारी मोहनलाल के पास जाता है। नमस्ते मालिक, आपका सारा औजार मैंने 2 दिन पहले ही तैयार कर दिया हूँ। आप लेने नहीं आए, क्या बात है? अरे माधव, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम औजार मत बनाना। मैं दूसरे जगह से रेडीमेड औजार के लिए ऑर्डर कर दिया है। कुछ ही दिनों में सैंपल आ जाएगा। अरे मालिक, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने तो बोल कर गए थे कि 1 महीने के अंदर औजार तैयार करके रखना, मगर आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी सारी पूंजी औजार में लगा दिया है। ऐसे में आप औजार नहीं लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप ऐसा मत कीजिए, आप सारा औजार ले लीजिए। अरे माधव, क्या तुम्हें गांव का साहूकार औजार बनाने के लिए तुम्हें मना नहीं किया था? मैंने उनसे बोला था कि माधव को औजार बनाने के लिए मना कर दीजिएगा। नहीं नहीं मोहनलाल जी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोले थे। भाई माधव, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो उसमें मेरी क्या गलती? तुम अपना देख लो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक, आप ऐसा मत कीजिए, आप हमारा औजार ले लो, नहीं तो मेरा पूरे परिवार का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। माधव, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है। मोहनलाल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। माधव निराश हो जाता है और वहाँ से घर चला आता है। घर आकर अपने पत्नी से सारी बात बताता है। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। अब हम साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे और हमारा जीवन कैसे गुजर बसर होगा और हमारे बच्चों के सपनों का क्या होगा? हाँ पार्वती, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ। मुझे रामनिवास को भी उसकी मजदूरी देनी है, उसका भी परिवार है। अगर समय पर उसे पैसे नहीं दिया तो उसका भी बुरा हाल हो जाएगा। पूरा परिवार इस परेशानी से बहुत दुखी था। तभी माधव का बेटा गोविंद उत्सुकता से बोला, पिताजी, क्यों ना हम लोग मिलकर सारे औजार को बाजार में एक एक कर बेच दे, तो शायद कुछ सामान बिक जाए तो कुछ पैसा मिल जाएगा। अरे बेटा, तुम कह तो सही रहे हो, मगर औजार बहुत प्रकार का है, इतना सारा औजार कौन खरीदेगा? अजी, गोविंद सही कह रहा है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें एक बार प्रयास करनी होगी। प्रयास करने वालों का कभी हार नहीं होती है। अगले दिन से माधव का पूरा परिवार बाजार में औजार बेचने लगते हैं। धीरे धीरे उनका कई औजार बिक जाता है। औजार इतना अच्छी क्वालिटी का था कि सभी किसान को फावड़ा, हल, दतारी, खुरपी, छुरी और कई प्रकार का औजार पसंद आता है। बेचते बेचते पूरा दिन बीत जाता है। सभी परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं। इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। इसी तरह माधव का औजार पूरे गांव और शहर में प्रसिद्ध हो जाता है। कुछ दिन के बाद एक व्यापारी दिनेश माधव के पास आता है। अरे भाई माधव, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा और टिकाऊ औजार बनाते हो। क्या तुम मेरे लिए औजार बनाकर दे सकते हो? हाँ मालिक, मैं आपके लिए औजार बना सकता हूँ, मगर मुझे पैसा एडवांस में चाहिए, क्योंकि एक बार मैं फंस चुका हूँ। ठीक है, तुम्हारा औजार मशहूर हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवांस में कुछ पैसे देता हूँ और मुझे कुछ औजार दे दो। मैं तुम्हारा सामान का प्रचार प्रसार करने जा रहा हूँ, इससे मुझे भी बहुत फायदा होगा। ठीक है मालिक, आपका बहुत मेहरबानी है जो मेरे औजार आपको पसंद आए। ठीक है माधव, तुम अपना काम ईमानदारी से करो और मुझे हर महीने 1000 औजार बना कर देना, और तुम अपना काम बढ़ा दो और कारीगर रखो ताकि काम जल्दी जल्दी हो सके। इतना कहकर दिनेश व्यापारी माधव को 25,000 रुपए देता है और वहाँ से चला जाता है। माधव इतना पैसा देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन माधव साहूकार के पास जाता है। राम राम साहूकार जी। आ गए तुम माधव, क्या बात है? फिर चाहिए क्या कर्ज? ये लीजिए, आपका कर्ज और ब्याज सब चुकता कर रहा हूँ। इतनी जल्दी? मुझे तो लगा था तुम नहीं चुका पाओगे। भगवान की कृपा और मेहनत के दम पर मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला और मैंने समय पर पूरा किया और पैसा